कहानी का शीर्षक है पछतावे के आंसू। ये यादें भी ना सदैव इंसान के साथ साथ चलती हैं, अच्छी हो या बुरी, मगर ये यादें ही इंसान की सच्ची साथी होती हैं। आज कितने सालों के बाद रितिका अपने पति के साथ हरिद्वार जा रही है। हरिद्वार अब केवल 5 किलोमीटर दूर रह गया था। रुड़की क्रॉस करते ही ठंडक का एहसास होने लगा था। ट्रैफिक के कारण कार की रफ्तार धीमी हो गई थी, मगर रितिका का मन कल्पनाओं की उड़ान भरता जाने कितना आगे उड़ा जा रहा था। कैसे लगते होंगे बबलू भैया अब। जो घर हमेशा रिश्तेदारों से भरा रहता था, उसमें अब केवल 2 लोग रहते हैं। अब वह घर कितना सूना व वीरान लगता होगा, इसकी कल्पना करना भी रितिका के लिए बेहद पीड़ादायक। रितिका को अब लग रहा था कि क्यों यहाँ आई, और यही सोच रही थी कि जब घर को देखूंगी तो कैसे सह पाऊंगी। जैसे इतने वर्ष कटे, कुछ और कट जाते, क्या जरूरत थी आने की। कभी सोचा भी न था कि अपने घर और अपनों से इतने वर्षों बाद मिलना होगा। ऐसा नहीं था कि घर की याद नहीं आती थी, कैसे ना आती। बचपन की यादों से अपना दामन कौन छुड़ा पाया है। परंतु परिस्थितियां ही तो हैं जो ऐसा करने पर मजबूर करती हैं कि हम उस बेहतरीन समय को भुलाने में ही सुकून महसूस करते हैं। अगर बबलू भैया का मैसेज ना आया होता तो मैं शायद ही कभी हरिद्वार आने के लिए अपने कदम बढ़ाती। 2 दिन पहले ही मेरे पति देव ने मेरा फ़ोन देखते हुए कहा, अरे देखो रितिका, तुम्हारे बबलू भैया इतने भावुक व कमज़ोर दिल के कैसे हो गए। मैंने तो इनके बारे में कुछ और ही सुना था। मैसेज में लिखी पंक्तियाँ पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। गला भर आया। लिखा था, छोटी, तुम दोनों कैसे हो, मौका लगे तो इधर आने का प्रोग्राम बनाना। बड़ा अकेलापन लगता है, पूरा घर सन्नाटे में डूबा रहता है। तेरी भाभी भी मायूस सी दिखती है, टकटकी लगाकर राह निहारती रहती है कि क्या पता कहीं से कोई आ जाए। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आज बबलू भैया जैसा इंसान एक निरीह प्राणी की तरह आने का निमंत्रण दे रहा है, और वह भी अकेलेपन का वास्ता देकर। यादों पर जमी परत पिघलनी शुरू हुई, वह भी बबलू भैया के प्रयास से, क्योंकि यदि देखा जाए तो यह परत भी उन्हीं के कारण जमानी पड़ी थी। बचपन में बबलू भैया जाड़ों के दिनों में अक्सर पानी पर जमी पाले की परत पर हॉकी मारकर पानी निकालते, और हम सब ठंड की परवाह किए बिना ही उस पानी को एक दूसरे पर उछाल उछाल कर खेलते। एक बार बबलू भैया बड़े गर्व से हम सबको अपनी उपलब्धि बता ही रहे थे कि अचानक उनसे बड़े पप्पू भैया ने उनका कान जोर से उमेटकर डांट लगाई। अच्छा, तो ये तू है जो मेरी हॉकी का सत्यानाश कर रहा है। मैं भी तो कहूँ कि रोज मैच खेलकर मैं अपनी हॉकी साफ करके रखता हूँ, और वह फिर से इतनी गंदी कैसे हो जाती है। और बबलू भैया भी अपमान का वह दर्द चुपचाप सहकर बिना आंसू बहाए पप्पू भैया को घूरते रहे, पर सॉरी नहीं कहा। बचपन से ही वे रोना या अपना दर्द दूसरे से कहना अच्छा नहीं समझते थे। कभी कभी तो वे नाटकीय अंदाज में कहते थे, आई हेट टीयर्स। दूसरों से निवेदन करना जो इंसान अपनी हेटी समझता हो, आज वह इस तरह इस स्थिति में। कितना अच्छा समय था जब हम छोटे थे और एकता के धागे से बंधा कुल मिलाकर लगभग 20 सदस्यों का हमारा संयुक्त परिवार था, जिसमें दादी, एक विधवा व निसंतान चचेरी बुआ, हमारे पिता, उनसे बड़े 3 भाई, सबके परिवार। हम 10 भाई बहन जो कि अपनी अपनी उम्र के भाई बहनों के साथ दोस्त की तरह रहते थे। सगे या चचेरे का कोई भाव नहीं। ताऊ जी की दुकान थी, जहाँ पर ग्राहक को सामान से ज़्यादा ताऊ जी की ईमानदारी पर विश्वास था। मेरे पिता ताऊ जी के साथ दुकान पर काम करते थे, और उनके अन्य 2 भाइयों में से एक स्थानीय डिग्री कॉलेज में तथा एक आयकर विभाग में क्लर्क के पद पर थे, जो कि निसंतान थे। पप्पू व बबलू भैया ताऊ जी के बेटे थे। उनके बाद रवि और पिंकू भैया थे। हम 3 बहनें थी और एक भाई था हमारा। अध्यापन का कार्य करने वाले ताऊ जी के 2 बच्चे अभी छोटे थे, क्योंकि वे उनकी शादी के लगभग 10 साल बाद हुए थे। आयकर विभाग वाले ताऊ जी निसंतान थे। समय के साथ घर में परिवर्तन आने शुरू हुए। दादी व बुआ की मौत हो गई।
घर के लड़के शहर छोड़कर बाहर जाने लगे, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए तो कोई नौकरी के लिए। मेरी भी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। बबलू भैया की भी सीतापुर में एक दवा की कंपनी में नौकरी लग गई। जब वे भी चले गए तब अचानक एक दिन ताऊजी पापा से बोले, छोटे, अच्छा हुआ कि सभी अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। मैं चाहता भी नहीं था कि आने वाले समय में नई पीढ़ी यहाँ बसे। हमने तो निभा लिया, पर ये बच्चे हमारी तरह नहीं रह सकते। बड़ी मुश्किल से परिवार जुड़ता है और उसमें किसी का एक का योगदान नहीं होता, बल्कि सभी का धैर्य, निस्वार्थ त्याग, स्नेह व समर्पण मिलाकर ही एकता रूपी मजबूत धागे की डोर सबको जोड़ पाती है। वर्षों लग जाते हैं यह सब होने में। वैसे तो दूसरे लोग भी घर से गए थे, पर ताऊजी ने यह बात बबलू भैया के जाने के बाद ही क्यों कही, यह विचार मेरे मन में कौंधा और उसका उत्तर मुझे मात्र 6 महीने बाद ही मिल गया। वह भी एक तीव्र प्रहार के रूप में। ऐसी चोट मिली कि आज तक उसकी कसक अंदर तक पीड़ा पहुंचा देती है। बात यह हुई कि मात्र 6 महीने बाद ही बबलू भैया नौकरी छोड़कर घर वापस आ गए और बोले, मैं भी दुकान संभाल लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बुढ़ापे में आप लोग अकेले रह जाएंगे। आप लोगों की देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। कहते हुए जब बबलू भैया ने अपना सामान अंदर रखना शुरू किया तो घर के सभी सदस्य बहुत खुश हुए, किंतु ताऊजी अपने चेहरे पर निर्लिप्त भाव लिए अपना कार्य करते रहे। मुझे जीवन की कड़वी सच्चाइयों का इतना अनुभव न था, अन्यथा मैं भी समझ जाती कि यह चेहरा केवल निर्लिप्तता लिए हुए नहीं है, बल्कि इसके पीछे आने वाले तूफान के कदमों की आहट पहचानने की चिंता व्याप्त है। और यही सत्य था, तूफान ही तो था जिसका प्रभाव आज तक महसूस होता रहा। धमाका उस दिन महसूस हुआ जब मैं अलसाई सी अपने बिस्तर पर आंखें मूंदे पड़ी थी कि एक तेज आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, चाचा जी, कभी कभी मुझे लगता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए हमारे पिताजी के साथ रह रहे हैं। आपको अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसा चाहिए ना, इसलिए। यह हो क्या रहा है? मैंने आंखें खोलकर देखा तो अपने पापा के सामने बबलू भैया को खड़ा देखा। यह क्या कह रहे हो? हमारे बीच में ऐसी भावना होती तो हम इतने वर्षों तक कभी साथ न रह पाते। संयुक्त परिवार है हमारा, जहाँ हमारे तुम्हारे की कोई जगह नहीं। इतनी छोटी बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? पापा लगभग चिल्लाते हुए बोले। पापा की एक आवाज़ पर थर्राने वाले बबलू भैया की आज इतनी हिम्मत हो गई कि उम्र का लिहाज ही भूल गए थे। मैं सिहर कर चुपचाप पड़ी सोने का नाटक करने लगी, पर ताऊजी के उस वाक्य का अर्थ मेरी समझ में आ गया था। नई पीढ़ी का रंग सामने आ रहा था। पिता होने के नाते वे अपने बेटे की नीयत जानते थे और अपने संयुक्त परिवार को हृदय से प्यार करने वाले ताऊजी इसकी एकता को हर खतरे से बचाना चाहते थे। हतप्रभ से मेरे पापा ने जब यह बात मेरे ताऊजी से कही तो वे केवल एक ही वाक्य बोल पाए, शतरंज की बाजी में दूसरे के मजबूत मोहरे पर ही सबसे पहले वार किया जाता है। वही हो रहा है। तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कही हुई बात इतनी कड़वी थी कि उसकी कड़वाहट धीरे धीरे घर के वातावरण में घुलने लगी। उसका प्रभाव धीरे धीरे अन्य लोगों पर भी दिखने लगा और एक अदृश्य सी सीमा रेखा में सभी परिवार सिमटने लगे। एक ताऊजी कॉलेज के वार्डन बनकर वहीं हॉस्टल में बने सरकारी घर में चले गए। दूसरे भी मन की शांति के लिए घर के पीछे बने 2 कमरों में रहने लगे। अपमान से बचने के लिए उन्होंने रसोई भी अलग कर ली। अलगाव की सीमा रेखा को मिटाने वाले सशक्त हाथ भी उम्र के साथ साथ धीरे असशक्त होते चले गए। ताऊजी को लकवा मार गया और पापा भी अपने सबल सहारे को कमज़ोर पाकर परिस्थितियों के आगे झुकने को मजबूर हो गए। परंतु अंत समय तक उन्होंने ताऊजी का साथ न छोड़ा।
अब घर बबलू भैया व उनकी पत्नी के इशारे पर चलने लगा। समय आने पर मेरी भी शादी हो गई और मैं हरिद्वार के अपने इस प्यारे से घर को भूल ही गई। ताऊ जी, ताई जी, पापा का देहांत हो गया। माँ मेरे भाई के पास आ गई। अब मेरे लिए उस घर में बचपन की यादों के सिवा कुछ न था। समय का चक्र अविरल गति से घूम रहा था और आज बबलू भैया भी उम्र के उसी पड़ाव पर खड़े थे जिस पड़ाव पर कभी मेरे पापा अपमानित हुए थे। पर उन्होंने ऐसा पत्र क्यों लिखा? क्या कारण होगा? अचानक कानों में पति के स्वर पड़े तो मेरी तंद्रा भंग हुई। तुम हरिद्वार क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा और उनका अकेलापन भी दूर होगा, चाहे थोड़े ही दिनों के लिए सही। अचानक अपने पति की बातें सुनकर मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए और मैं तैयारी करने लगी। हरिद्वार पहुंचते ही मैं अपनी थकान भूल गई। तेज चाल से अपने मायके की ओर बढ़ते हुए मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि दिल्ली में रोज़ मुझे अपने घुटनों के दर्द की दवा खानी पड़ती है। डोरबेल पर हाथ रखते ही बबलू भैया की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो वे मेरे आने के इंतज़ार में ही दरवाजे के पीछे ही खड़े थे। छोटी, तू आ गई, बहुत अच्छा किया। मुझे ऐसा लगा मानो ताऊ जी सामने खड़े हो। तेरी भाभी तो तेरे लिए पकवान बनाने में व्यस्त है। तब तक भाभी जी भी डगमग चाल से चलकर मुझसे लिपट गई। सच कहूँ तो उनके प्यार में आज आज भी वह आकर्षण नहीं था जो किसी अपने में होता है। आज हम सबको अपने पास बुलाना उनकी मजबूरी थी। अकेलेपन के अंधेरे से बाहर निकलने का एक प्रयास मात्र था। उसमें अपनापन कहाँ से आएगा? चल चल अंदर चल। बबलू भैया मेरा सामान अंदर रखने लगे। घर में घुसते ही मेरी आंखें भर आई। यूँ तो चारों ओर सुंदर सुंदर फर्नीचर वह सामान सजा हुआ था, पर सब कुछ निर्जीव सा लगा। काश बबलू भैया व भाभी जी समझ पाते कि रौनक इंसानों से होती है, कीमती सामान से नहीं। घर से हमारे बचपन की यादें मिट चुकी थी। आज माँ के हाथ के बने आलू की खुशबू मात्र कल्पना में महसूस हो रही थी। मकान की शक्ल बदल चुकी थी। दुकान से मिश्री, गुड़, किशमिश गायब थी। बबलू भैया भी तो, वे बबलू भैया कहाँ थे? कितना बदल गया सब कुछ। मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, सच कहती है तू? वाकई सब बदल गया। देख ना, तरुण जिसे बच्चे की तरह गोद में खिलाया था, आज मुझसे कितनी ऊंची आवाज़ में बात करने लगा। बबलू भैया के मन का गुबार मौका मिलते ही बाहर आ गया। तरुण पप्पू भैया का बेटा, क्यों, क्या हो गया? कहता है मैं जायदाद पर अपना अधिकार जमाने के लिए नौकरी छोड़कर यहाँ आया था। बता भला मैं ऐसा क्यों करने लगा? जानता है ना कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो जो चाहे कह जाता है। अपना हिस्सा मांग रहा है। कौन सा हिस्सा दूँ? और लोग भी तो कहते हैं। कहते कहते बबलू भैया हाँफने लगे। बंटवारे का चक्कर होगा तो मैं और तेरी भाभी कहाँ जाएंगे? खुशी भैया की बेटी भी अमेरिका में बस गई थी। असुरक्षा व भय का भाव भैया की आवाज़ में साफ झलक रहा था। मेरे कदम जम गए। कानों में दोनों आवाज़ें गूंजने लगी। एक जो मेरे पापा से कही गई थी और दूसरी आज ये बबलू भैया की। कितनी समानता है। न्याय मिलने में सालों तो लगे, पर मिला। शायद इसलिए परिस्थितियों ने बबलू भैया से मुझे ही मैसेज करवाया होगा, क्योंकि उस दिन अपने पापा को मिलने वाली प्रत्यक्ष पीड़ा की प्रत्यक्षदर्शी गवाह मैं ही थी। इसलिए आज न्याय प्राप्त होने की शांति भी मैं ही महसूस कर सकती थी। आंखें बंद कर मन ही मन मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। आज बबलू भैया को इस स्थिति में देखकर मुझे अपार दुख हो रहा था। बचपन के सखा थे वे हमारे। भैया हम आपके साथ हैं। हमारे होते हुए आप अकेले नहीं हैं। मैं वादा करती हूँ कि तीज त्योहारों पर और इसके अलावा भी जब मौका लगेगा
हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। मैंने अपनी आवाज़ को सामान्य करते हुए कहा, क्योंकि मैं किसी भी हालत में अपने हृदय के भाव भैया पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैंने इतने ही शब्दों में भैया को राहत सी दे दी थी। उनके चेहरे से अब तनाव की रेखाएं कम होने लगी थी। आखिर मेरे चलने का दिन आ गया। पूरे घर का चक्कर लगाकर एक बार फिर अपने मन की उदासी को दूर करने का प्रयास किया, पर प्रयास व्यर्थ ही गया। बस स्टैंड पर भैया की आंखों में आंसू देखकर मेरे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि ये आंसू सच्चाई लिए हुए थे। पश्चाताप था उनमें, पर अब खाइयाँ इतनी गहरी थी कि उनको पाटने में वर्षों लग जाते। ताऊ जी की सहेजी गई अमानत अब पहले जैसा रूप कैसे ले सकती थी। बस चल पड़ी और भैया भी वापस लौट गए। मन में एक टीस सी उठी कि काश यदि बबलू भैया जैसे लोग कोई भी नाव लगाने से पहले समय के चक्र की अविरल गति का एहसास कर लें, तो वे कभी भी ऐसे नाव लगाने की हिम्मत न करें। यह अटल सत्य है कि यही चक्र एक दिन उन्हें भी उसी स्थिति पर खड़ा करेगा जिस पर उन्होंने दूसरे व्यक्ति को कमज़ोर समझकर खड़ा किया है। इस तथ्य को भुलाने वाले बबलू भैया आज दोहरी पीड़ा झेल रहे थे, निजी व पश्चाताप की। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।